तो बच्चों हमने जो इससे पिछला वीडियो था, पिछली वीडियो के दौरान चित्र को हमने अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया था, ठीक है। तो यहीं से हम आगे की बात करेंगे। तो थ्योरी से मैं समझता हूँ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। मैंने आपको सब बता दिया था वाला, यहाँ एक आखिरी क्लास में एथिल अल्कोहल और सांद्र एस्टर सल्फर अधिक मात्रा में लेकर इसे बुनसेन बर्नर की सहायता से 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे एथिलीन बनती है, जिसको केवल सॉल्यूशन और जल से गुजारकर जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था, हमारी जो एथिलीन गैस है वो प्राप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पर मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपसे नोट कर लें। समीकरण मैंने आपको बताई दी थी वाले किस प्रकार का होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ, एथिल अल्कोहल लिया हुआ है। तो एथिल अल्कोहल यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना समीकरण को जब यहाँ पर लेकर चलते हैं तो एक समीकरण इस प्रकार से रहेगी। एथिल अल्कोहल पहले H2SO4 के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यहाँ पर रिएक्शन करता है और क्या बनाने वाला है, CH3 CH2 और HSO4 प्लस का H2, ठीक है। फिर जो एथिल आयोडीन सल्फेट है, इसको करेंगे 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और प्राप्त होगी एथिलीन गैस। ठीक है। तो जब बुनसेन इसमें जब आसमान फ्लास्क है, इसको बुनसेन बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो उसमें लिया विक्रियाएं होती हैं, उससे एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ध्यान रखना बीच में, क्योंकि यहाँ पर जल बन रहा है, इसलिए जो H2SO4 है वो बार बार तनु होता रहता है, इसलिए उसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए बीच में यहाँ पर भी, ठीक है, जो इसके अंदर किसी टेप की सहायता से हम सामने H2SO4 को बारी से थोड़ा करके बाद में डालते भी रहते हैं, ठीक है। क्यों डालते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर जल का अणु बन रहा है, जो जल बनता है वो इसको तनु करता रहता है, यानी कि डाइल्यूट कर देता है, जिसको डाइल्यूशन को खत्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसके बीच में हम सांद्र H2SO4 को थोड़ी मात्रा में डालते भी रहते हैं, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से जो है इसको डाल गए हैं, लेकिन इसमें सांद्र H2SO4 को भी बीच में डालना पड़ जाता है। तो आप इसको जो है अच्छी प्रकार से नोट कर लें और चित्र बना लें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपने संभवतः बना लिया होगा। तो आगे चलते हैं इसमें। अब आ जाएगा यहाँ पर बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ एथिल हैलाइड्स।
तो हमारा टॉपिक है इसमें बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ एथिल हैलाइड्स। मतलब क्या है इसका कि एथिल हैलाइडों के डीहैलोजीकरण से। तो डीहैलोजीकरण या डीहैलोजिनेशन से मैं पहले बता चुका हूं, वाले कई बार पहले भी इस तरीके के टॉपिक आए हैं। तो हमारे में बताया था वाला कि जब बी लग जाए, ठीक है, हिंदी में बी लग जाए और इंग्लिश में डी लग जाए वाला, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज वहां से निकलेगी, ठीक है। तो डीहैलोजिनेशन का मतलब हो गया यहाँ से हैलोजन परमाणु बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या आएगा, डीहैलोजीकरण मतलब हैलोजन परमाणु का यहाँ से बाहर निकलना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हैलोजन परमाणु हमारा इससे क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यदि एथिल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH या फिर सोडामाइड के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है, एथिलीन प्राप्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एथिल हैलाइड के रूप में लिया हुआ है और इसको हम मान लिया KOH के साथ इसको गर्म कर देते हैं, वो भी कैसे, एल्कोहल, ठीक है। एक चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं इसमें अभी समीकरण के दौरान इसको लिखाऊंगा भी, कि यदि हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहलिक ना लेकर के एक्वस रूप में ले लेते हैं, यानी जलीय रूप में ले लेते हैं, तो यहीं पर हमें एल्कीन के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। मैं समीकरण से अभी आपको समझा भी दूंगा इसमें कि समीकरण में क्या अंतर आ जाएगा थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, KOH लिया हुआ है, वो भी कैसा है, एल्कोहलिक है, ठीक है, यानी कि एल्कोहल में बनाया हुआ विलयन है इसका। तो अब क्या होगा, देखो CH तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो एक H यहाँ से, एक ये वाला, यानी कि एक H तो ये वाला हो जाएगा और OH यहाँ से हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, जलकाणु। तो यहाँ तो निकाल दिया हमने क्या, जलकाणु निकाल दिया। फिर क्या हो जाता है, यहाँ से एक जल, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ से क्या निकली, एथिलीन गैस। अब क्या बचा, देखो K यहाँ से और I यहाँ से, तो क्या निकल गया यहाँ पर, KI, ठीक है। तो क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ से जो हमने लिया था एथिल आयोडाइड के रूप में लिया हुआ था, तो वहां से प्राप्त हुई एथिलीन गैस, K और I यहाँ से निकला और OH यहाँ से और H यहाँ से निकला था, क्या निकल के, जलकाणु निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, एथिलीन गैस। हमने नाम दिया था एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड का मतलब ये वाला है कि CH3 CH2 और X यहाँ पर हमने लिया हुआ है। तो X के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं या फिर I ले सकते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या लिया हुआ था, I लिया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम Cl या Br भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो X लेते हैं यहाँ पर जनरल रिएक्शन के रूप में, अगर KOH लेते हैं एल्कोहलिक और इसको इसके साथ गर्म कर देते तो क्या हो जाता, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता और ये प्राप्त हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कितना आ जाता, K और X प्लस OH यहाँ से और H वहां से, क्या हो जाता, H2, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाती है यहाँ से हमें, एथिलीन गैस। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि समझता इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये बना था कि यदि हम एल्कोहलिक के स्थान पर यहाँ पर अगर हम दूसरा हिस्सा ले लें, यानी कि हम इसको एक्वस वाला ले लें, तब क्या होता, मान लेते तो यहाँ से हम ले लेते हैं CH3 CH2X ले लिया और हमने KOH ले लिया, कैसा, एक्वस, यानी कि जलीय विलयन लिया है, ठीक है। तो जलीय विलयन का क्या होता है, समीकरण चेंज हो जाएगी, यानी कि अब क्या होगा, देखो यहाँ पर CH3 CH2 यानी CH3 CH2, अब यहाँ पर क्या जाएगा, OH और यहाँ पर क्या जाता है, ठीक है। यदि जलीय ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, उसी का एल्कोहल बन जाता है। तो जलीय KOH भी ले सकते हैं, जलीय NaOH भी ले सकते हैं या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं। तो नम सिल्वर ऑक्साइड यानी AgOH या जलीय